अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। हम सब जानते हैं कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मगर जब गर्मी होती है तो उसके साथ बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें ये होती हैं कि जो फ्रूट्स आते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फल आते हैं, वो सिर्फ़ आपको गर्मियों में ही मिल सकते हैं और उसको आप इंजॉय करते हैं। फिर कुछ लोग तो ये समझते हैं कि बच्चे क्योंकि घर रहते हैं तो खूब इंजॉयमेंट होती है, बहुत हल्ला गुल्ला भी होता है घर में। मगर कुछ माएँ जो हैं वो बहुत परेशान हो जाती हैं जिस वक्त छुट्टियाँ आती हैं और वो कहती हैं उफ़ अल्लाह अब सारा दिन बच्चे घर में रहेंगे। मगर अगर हम इस बात के ऊपर गौर करें तो हम ये सोच सकते हैं कि कितना अहम टाइम होता है माँओं के लिए और बच्चों के लिए। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से तरक्की हो रही है, बहुत सी तरक्की हो गई है और जैसे जैसे तरक्की होती है तो जहाँ पे हमारी ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात का भी हमें सामना करना पड़ता है। अब फ़ायदा ये है कि हर कोई मसरूफ़ हो गया है, ज़ाहिर है अपनी अपनी ज़िंदगी में हर इंसान के पास मकसद है, कोई काम कर रहा है। ना सिर्फ मर्द हज़रात जो हैं वो बहुत मसरूफ़ हैं और कमा रहे हैं, बल्कि साथ साथ आजकल की औरतें और माएँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। अब इस मसरूफ़ियत से का जो फ़ायदा एक है वो ये कि आप बहुत सारी नेगेटिव बातों से, गॉसिपिंग से और इन तमाम चीज़ों से बच जाते हो। बट एट द सेम टाइम ख़ास तौर पे अगर हम माँओं की बात करें तो माँओं को वक्त नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए। और जो हमारे बच्चे हैं उनके पास सिर्फ 2-3 मसरूफ़ियात हैं, या तो वो मेड्स के साथ अपना वक्त गुजारते हैं या फिर अपने सिर्फ दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। और मोस्टली हम लोग देखते हैं कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे या फिर इंटरनेट पे होते हैं या फिर टेलीविज़न पे सारा दिन गुजार देते हैं। साथ साथ 8-8 घंटे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं। और जब वो इंटरनेट पे होते हैं या टेलीविज़न देख रहे होते हैं तो हम किस तरह से, अगर हम उनके सरों पे नहीं हैं, माएँ उनके सरों पे नहीं हैं या कोई बड़ा उनके सर पे नहीं, तो हम कैसे ये देख सकते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो जो देख रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है क्या वो सही है या नहीं। अब इन सारी बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है, ख़ास तौर पे माँओं की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों की सही तरह तरबियत करें। और हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में तरबियत के हवाले से बात भी करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है आप अपनी मसरूफ़ियत रखें, अपनी दोस्तों को मिलें, अगर आपने सोशलाइज़ करना है ज़रूर करें, मगर सबसे अव्वलीन जो ज़िम्मेदारी है आपकी वो ये है कि आप बच्चों के साथ वक्त गुजारें। जब आप बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का बॉन्ड बन जाता है, आपकी जो मोहब्बत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने से आपको बच्चे की हर चीज़ के बारे में पता चलता है, उसका दिमाग क्या सोच रहा है, वो क्या हरकतें कर रहा है, वो क्या बातें कर रहा है, किस तरह की उसकी तालीम चल रही है। ज़ाहिर है ये कम्युनिकेशन सही होता है और ये कम्युनिकेशन जो है बच्चों के साथ बेहद ज़रूरी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था बहुत पहले, अब शायद ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख़त्म होता चला जा रहा है। वो ये कि जिस वक्त माएँ रात को माएँ या बाप जो हैं वो जब बच्चे सोने लगते थे तो वो उनको कहानियाँ सुनाया करते थे। और एक रिसर्च के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि अगर आप बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ बताएं, तो बच्चों की याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती चली जाती है। मगर अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने बच्चों को इंटरनेट और टेलीविज़न का साथ तो दे दिया है, मगर वो जो एक किताब का साथ है या वो जो एक रिश्तों का साथ है, वो जो एक बॉन्डिंग है, वो जो है ना वो ख़त्म होती चली जा रही है। और ये बात मैंने पहले भी एक दफ़ा कही थी कि हमारे यहाँ ज़रा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप थोड़ा सा ये गिला करते हैं, ये शिकवा करते हैं और शिकायत करते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो हमें बिल्कुल कोई वक्त नहीं देते। मगर शायद वो ये नहीं सोचते कि जब वो बच्चे छोटे थे तो उन्होंने भी उनको कोई वक्त नहीं दिया, वो वैसा ऐसा वक्त जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, हम जानते हैं मजबूरियाँ होती हैं और काम के लिए जाना पड़ता है बाहर इंसानों को, मतलब माँ बाप को जाना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम जो एक टाइम होता है, जो क्वालिटी टाइम होता है, वो देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ इन छुट्टियों की जो छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारें, उनको गाइड करें, उनको बताएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उन्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ उन्हें अच्छी लगती है। और घर में जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो एनीथिंग जो भी उनका चॉइस है, चाहे वो रीडिंग हो,
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनको इंडल्ज करें, ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ घर के कामों के अंदर जो है उनको लगाएं, ताकि उन बचपन से ही उनको एहसास ज़िम्मेदारी हो कि उन्होंने अपनी प्लेट्स जो हैं वो ख़ुद किचन में रखनी है, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना चीज़ों को समेटना है, क्लीननेस का एक टाइम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये वो बहुत ही खूबसूरत वक्त है छुट्टियों का, जबकि बच्चे आपके सर पे सवार तो हैं मगर आपके साथ उनको वक्त गुजारने को मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग करें ताकि आपके बच्चे आने वाले वक्त में बेहतरीन बच्चे साबित हों। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी और बहुत सी बातें होंगी। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और आपकी मेरी यानी सहेलियों के बहुत से लेटर्स, बहुत सी ईमेल्स आई और उन्होंने कहा कि आप जो गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज़रूर एड्रेस करें और ऐसे इश्यूज़ पे ज़रूर बात करें। तो हम लोगों ने आज ये सोचा, बहुत सोचने के बाद फाइनल डिसीजन ये लिया कि हम एक ऐसे सब्जेक्ट के हवाले से बात करें जो बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है, और एक ऐसी ही सहेली और एक ऐसी हमने मेहमान को अपने शो पे बुलाया जो आपको बहुत सी अवेयरनेस भी देंगी, गाइड करेंगी आपको। आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, पिछले 12 सालों से काम कर रही हैं और ये पाकिस्तान की पहली क्वालिफाइड एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, और ICSI टेस्ट ट्यूब बेबीज़, जेंडर सिलेक्शन, इन तमाम एरियाज़ में काम करती हैं और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। अपना सेंटर है इनका TAMC जो कि UK से एफिलिएटेड भी है। तो आइए ख़वातीन हज़रात, मुलाकात करवाती हूँ आपकी सारा तनवीर से। अस्सलाम वालेकुम सारा। आई एम गुड, थैंक यू। और बहुत ही अमेजिंग काम है। हम जानते हैं कि जैसी शादी होती है तो शादी के तकरीबन 3-4 महीने के बाद जो है माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं, मगर मेजरली ये देखा गया है कि जब 3 साल या 4 साल या 5 साल का ऐसा टाइम गुजर जाए जिसके बाद अगर आपका बच्चा नहीं होता तो फिर लोगों का रुख जो है वो आपकी तरफ होता है। IVF के बारे में सोचते हैं लोग कि IVF करवाया जाए या फिर ICSI। तो इस हवाले से हमें बताएं कि एक तो थोड़ा सा हमें बताएं, एक्सप्लेन करें कि ये है क्या IVF और ICSI। IVF और ICSI जो है एक्चुअली इट्स बेसिकली अ प्रोसीजर बाय विच अगर कपल को 2 साल हो गए हैं उनकी साथ इकट्ठे रहने के बावजूद उनका बेबी नहीं हो रहा, तो यूजुअली देयर इज सम प्रॉब्लम इंटरनली, लाइक मे बी देयर इज अ ट्यूब ब्लॉकेज और एंडोमेट्रियोसिस और अ मेल फैक्टर व्हिच इज a male factor which is 50% of the reasons कि pregnancy नहीं होती। ठीक है, तो अच्छा 50% is मेल की तरफ से होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मेल्स हैं वो इतना सामने नहीं आते। ठीक है, बेसिकली हम एडवाइस ये करते हैं लोगों को कि अगर आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं और आप इकट्ठे रह रहे हैं और आपको लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप आके एक एवेल्युएशन करवाएं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हर गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है वो एक IVF इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट नहीं होती। ठीक है, There are very specialized doctors in Pakistan who actually offer these services. Unfortunately हमारे पास 3-4 साल बाद लोग नहीं पहुँचते। हमारे पास लोग पहुँचते हैं कोई 10 साल बाद, 7 कोई 12 साल के बाद, बिकॉज अभी भी लोगों के दिमाग में ये अभी है कि टेस्ट ट्यूब तो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होगा, और अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन एक्चुअली इट्स अ वेरी what can you say, it's sort of a very fruitful procedure जिसमें से 10 लोग जो इलाज करवाते हैं, अगर वो यंग एज पे इलाज करवाएं तो about 45% do get pregnant. अच्छा, it has a good pregnancy result. Male problems के लिए we have ICSI which is, इसमें जो ये होता है कि अगर हस्बैंड कि स्पर्म कम है, स्पर्म काउंट नहीं है, मोटिलिटी कम है, तो हम उनको ICSI एडवाइस करते हैं जिसमें हम एक स्पर्म लेके एक एग में इंजेक्ट करते हैं और 3 दिन के लिए ग्रो करके फिर वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, so उससे ये होता है कि विद टेस्ट ट्यूब, एंड इट्स नॉट ओनली test tubes, we have IUIs, we have induction programs by which we can help people. और ये सारे जितने programs हैं ये different मतलब हैं, इसमें जो process होता है। हाँ, basically ये couple हमारे पास आते हैं तो हम उसको पहले evaluate करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कहें आपको test tube की ज़रूरत है। ठीक है, उसको शायद सिर्फ दवाई की ज़रूरत है। सबसे पहले जो मतलब for example कोई आता है तो आप जो different processes जो evaluation होती है उसके बाद आप decide करते हैं कि इनको किस treatment की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। So basically there are lots of fruitful procedures that can be used for a couple. ठीक है। So they don't need to wait for like 6 years or 7 years. ठीक है। And then they need to go to the right experts.
अच्छा, मैं इसलिए इस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड इसलिए हूँ बिकॉज मेरी अपनी फैमिली के अंदर मेरी एक खाला हैं जिन्होंने ये प्रोसेस किया। अच्छा। और माशाल्लाह दे हैड 4 बेबीज और वो भी उनकी वही चॉइस, जिस तरह से जेंडर सिलेक्शन की भी मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से मेरे ख्याल इतनी ओपनली बात नहीं होती है हर जगह, एक समझा जाता है कि प्राइवेट इशू समझा जाता है। बिल्कुल। तो जो जेंडर सिलेक्शन का एलिमेंट है वो भी मैं चाहूँगी कि किस तरह से अगर आप कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं और अगर आप IVF या ICSI की तरफ आते हैं तो जेंडर सिलेक्शन किस तरह से हो सकती है, उसका क्या प्रोसेस होता है? जेंडर सिलेक्शन एक्चुअली हैज़ नथिंग टू डू विद IVF एंड ICSI, इट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर। ठीक है, उसमें ये हम करते हैं कि हमारे पास एक लाइसेंस है एक अमेरिकन कंपनी से जिसमें वी टेक द हस्बैंड स्पर्म। जिस तरह लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो कि इट्स एक्चुअली द मेल जो डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। बिल्कुल सही। हमारी औरतें आर वेरी ऑस्ट्रेसाइज्ड बिकॉज दे फील कि इट्स ओनली द फीमेल्स प्रॉब्लम, बट इट्स एक्चुअली द मेल। द मेल हैज़ द एक्स एंड द वाई स्पर्म, जिसको हम फिल्टर करके जो आपको जेंडर रिक्वायर हो हम करते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये फैमिली बैलेंसिंग के लिए करते हैं, या अगर आपकी फैमिली में कोई एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो जिसमें आपके बेटों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वी हेल्प यू हैव अ नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसे आपके पास आता है कि जी नहीं मुझे बेटा ही चाहिए, पहला है और बेटा चाहिए, हम एंटरटेन नहीं करते। हम वी डोंट वांट टू डू इट फॉर अ सॉर्ट ऑफ अ कमर्शियल थिंग। ठीक है, वी ओनली वांट टू डू इट कि अगर हमारे पास एक बंदा है उसकी 4 बेटियां हैं, ही ऑब्वियसली सबकी एक होती है दैट दे वांट टू बैलेंस द फैमिली, फिर हम उनको हेल्प करते हैं, बट अदरवाइज वी डोंट हेल्प ऑन अ फर्स्ट कम बेसिस एट ऑल। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, कहा ही जाता है कि ये जो प्रोसेस होते हैं, ये सारा जो आप सिलसिला बता रही हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, नॉर्मल लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इज इट ट्रू? एक्सपेंसिव जी इसलिए होता है बिकॉज दवाइयाँ, मीडिया, सब कुछ, एवरीथिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं इट्स इम्पोर्टेड। सही। ठीक है, एंड ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ इंजेक्शंस। बट हम ये करते हैं कि अगर हमें लगे कि पेशेंट बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है तो वी पुट देम ऑन अ ट्रस्ट थिंग कि हम हर 15 पेशेंट्स के बाद एक पेशेंट वी वुड लाइक टू हेल्प। ठीक है, बिकॉज इट इज़। तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि किसकी हेल्प करनी है? वो आपको पता चल जाता है। आप पेशेंट को जब एवेलुएट करते हैं आपको उसकी मतलब पता चल जाता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। एंड हम चाहते हैं कि हम गरीब लोगों को भी, मतलब ऑब्वियसली औलाद तो सबकी ख्वाहिश है ना। बिल्कुल। तो हम उसको भी अकोमोडेट करने की कोशिश अच्छा, मैं जितनी मेरी सहेलियां और उनके घर वाले देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आपके जो इंस्टीट्यूट है उसका नंबर आ रहा है। तो अगर कोई कंसल्टेशन के लिए आपको फ़ोन करना चाहे या जानना चाहे कि कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पहुँचे, बिकॉज इस तरह से टेलीविज़न के ऊपर बताना बहुत सी बातें कई दफ़ा चंद एक बीच में से रह जाती हैं जो डिटेल में लोग जानना चाहते हैं। तो आपके पास आके सेंटर में पूरी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, जिस वक्त ये प्रोसेस होता है IVF का या ICSI का, ये बच्चा जो होने वाला होता है उसके लिए ये महफूज होता है, सिक्योर होता है, सेफ होता है? IVF और ICSI से आपके बच्चे में कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं आ सकती। अब तो काफ़ी देर हो गई है, बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंटरनेशनली भी पैदा हो रहे हैं। IVF ICSI से आपकी अबनॉर्मैलिटी रेट हाई नहीं होता। ठीक है, मतलब इट्स एक्चुअली इट्स टोटली फाइन, नो क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज। बच्चे वो ही सर्वाइव करते हैं जब हम ट्रांसफ़र वापस करते हैं जो फिट होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा ज़्यादा इनकर नहीं होती। सही। अच्छा, क्या सक्सेस रेट है? बिकॉज कई दफ़ा कुछ केसेस में मैंने सुना कि उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा भी करवाया बट समहाउ वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो इसमें क्या रेट है? इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। सही। अगर हमारे पास एक यंग पेशेंट आती है, ऑब्वियसली उसकी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, अगर शी इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, हस्बैंड में प्रॉब्लम है, या 30 ईयर्स ओल्ड है, ट्यूब्स ब्लॉक है, या कोई मतलब PCOS है, हमारा उसको ट्रीट करने का चांसेस बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हमारे पास एक 42 ईयर ओल्ड आती है, हम उसको नहीं हेल्प कर सकते। बिल्कुल सही। बिकॉज उसकी FSH लेवल्स भी हाई हो जाएंगी, हार्मोन लेवल्स भी हो जाती है। नेचर का एक निज़ाम है। बिल्कुल ठीक है कि आपकी मेनोपॉज, यू स्टार्ट बिकमिंग टुवर्ड्स मेनोपॉज। तो हम उसको कितना, मतलब वी विल ट्राई एंड, हाँ, जाहिर है जो आपके अपने हाथ में है, मगर वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये पेशेंट टू पेशेंट, जरूरी नहीं होता कि एक पेशेंट को 2-3 साइकिल हुए तो प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन हमारे पास वो पेशेंट भी होंगे जिनका सिर्फ हमने IUI किया है, सही, कुछ भी नहीं किया, थोड़ी सी दवाई खिलाई, स्पर्म प्रिपेयर किया, वो पहले महीने में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो इट्स लाइक अ डिजीज, यू हैव टू टेक द पेशेंट एंड देयर प्रॉब्लम इन अ पर्सनल थिंग। सही। अच्छा, IUI जो है वो क्या, वो उसमें क्या होता है? IUI इज़ अ सिंपल प्रोसीजर। उसमें ये होता है कि अगर हमें लगे कि कपल यंग है, नॉर्मल है, ऐसा हमें स्पर्म में प्रॉब्लम भी नहीं लग रही, ट्यूब्स भी क्लियर हैं,
तो व्हाट वी डू इज कि हम उसको दवाई दे के हम उसके एग्स सही बना देते हैं एंड वी मॉनिटर द ओव्यूलेशन इंडक्शन, ठीक है। व्हेन द एग्स ग्रोथ इज फाइन एंड शी इज रीचिंग हर ओव्यूलेशन पीक, हम हस्बैंड का स्पर्म लेके उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, और फिर एक ट्यूब के जरिए स्पर्म के पास छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं। सो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो इट्स सॉर्ट ऑफ यू नो इट हेल्प्स ओवरकम। और अगर हमें लगे कि 3-4 महीने उनके IUI हुआ है और प्रेगनेंसी नहीं हुई, फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि मे बी अब आप IVF के बारे में सोचना शुरू करें। पहले जो आप रेकमेंड करते हैं IUI होता है, फिर उसके बाद इफ इट डजंट वर्क आउट तो आप IVF करते हैं, और IVF के बाद जो इस वक्त सबसे यू नो एक बहुत ज़्यादा जिसे क्या कह सकते हैं बेस्ट आपका ट्रीटमेंट है, दैट इज ICSI। ICSI इज आल्सो फॉर मेल इनफर्टाइल कपल्स ना, जिनमें मेल इशू होता है। अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म अच्छे नहीं है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, देन भी हम ICSI एडवाइस करते हैं। उसमें हमारे पास एक मशीन है विच इज़ एन इम्पोर्टेंट मशीन, जिसके जरिए नीडल्स के जरिए हम एक एक स्पर्म को पिक करके एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका क्योंकि बिल्कुल सेलुलर लेवल पे, बिकॉज द रीजन इज कि स्पर्म खुद मूव करके एग को फर्टिलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। सो वी ट्राई एंड बाईपास दैट प्रॉब्लम, दैट वी इंजेक्ट ईच स्पर्म इनसाइड द एग, फर्टिलाइज देम, उनको ग्रो करके एम्ब्रियो बना के, देन वी। अच्छा, और ये सारी चीज़ में कितना टाइम लगता है? क्या अबाउट 3 वीक्स 3 वीक्स लगते हैं, बिकॉज हमने पेशेंट को इंजेक्शन देने होते हैं, उसको स्टिमुलेट करना होता है, उनको वैल्यूएशन करनी होती है। और इज इट पेनफुल प्रोसेस? नॉट रियली, मतलब ऑब्वियसली पेशेंट्स, हमारे पेशेंट्स सब बेचारे इतने ऑलरेडी इतने परेशान होते हैं एवरीथिंग, आई थिंक दे फील गुड कि उन्हें कोई ट्रीटमेंट मिल रही है, लेकिन हॉस्पिटल में स्टे नहीं होता। सुबह आते हैं और टीका लगा के चले जाते हैं। 3 हफ्ते के बाद जब हमें लगता है कि एग्स रेडी हैं तो हम उनको सेडेट करके एग्स निकाल लेते हैं। दे कैन गो होम, दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, कुछ नहीं होता। लॉट्स ऑफ हमारे पेशेंट्स आते हैं, दे डोंट वांट टू टेल, बताना नहीं चाहते, तो दे डोंट हैव टू। अच्छा, मतलब इट्स यू डोंट हैव टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ, सही है, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, अगर कोई नहीं करना चाहता। अच्छा, इस हवाले से हमें और मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, मगर यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेंगे, रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है। तो हमारे साथ ही रहिएगा, और बहुत सी मालूमात इस ब्रेक के बाद।